हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सएनएल। तो दोस्तों, जो लास्ट क्लास अपन ने ली थी लिविंग वर्ड की, उसमें अपन ने आधा चैप्टर कवर कर लिया था। आज जो आधा चैप्टर बच गया अपन उसका रैपिड रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को सामने ओपन करना है और क्लास को चालू कर देना है। और जो जो मैं बताता जाऊँ उस हिसाब से आपको टिक करते जाना है। जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट अंडरलाइन बता रहा हूँ, आपको उसी को लास्ट टाइम में पढ़ना है। ये सफिशिएंट है, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, यकीन मानिए। आपको लास्ट में जो भी पढ़ना होता है वो होता है एनसीईआरटी ओरिएंटेड, यानी कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी होती है। आई होप इंग्लिश मीडियम के बच्चों और हिंदी मीडियम के बच्चों दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिल जाए और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपको मिलेगी। और इतना ही नहीं, मैं हो सकता है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी कुछ लेके आऊँ। सबसे पहले अपन बायोलॉजी को कवर करेंगे, तो आते हैं अपन चैप्टर पे। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए, अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें ये जीव जगत में विविधता, यहाँ से देखूं तो मैं क्या, मैं चश्मा पहन सकता। जीव जगत में विविधता, यहाँ पे देखिए। हाँ, यदि आप, मैं थोड़ा चश्मा लगा लेता हूँ, मेरे को दिखेगा नहीं क्योंकि चश्मे बिना मैं नहीं दिख पाता। ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, जीव जगत में विविधता। ठीक है। यदि आप अपने आसपास देखें तो जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणियों व पौधों की हो सकती है। यानी जब आप अपने आसपास का ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको ये डिफरेंट स्पीसीज दिखाई देती है। ठीक है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। मतलब ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट और एक कोशिकीय यूकैरियोट, उनकी बात कर रहा है, सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन का क्षेत्र बढ़ाते हैं, यानी कि जो आपको, आप जिस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करें उसका दायरा बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या व उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति या स्पीसीज का प्रतीक होता है। ये ध्यान रखना, जो भी आप जीव देखते हो वो एक स्पीसीज का प्रतीक होता है, थोड़ा याद रखना इस बात को। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्याएं 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन हो सकती हैं। ये डाटा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता कहते हैं, जैविक विविधता कहते हैं, अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या या प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। अब ठीक है, आपको आवाज़ तो आ रही है ना अच्छे से? विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हमें पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी कि हो सकता है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे जो जो कैलोट्रोपिस, यानी कि जिसको आप आम लैंग्वेज में बोलते हो आंकड़ा, उसको इंडिया में एक पर्टिकुलर स्थान पे आंकड़ा बोलते हो, या बिहार में और कुछ बोल सकते हैं। तो एक ही देश में अलग अलग स्थानों के हिसाब से एक ही स्पीसीज का अलग अलग नाम हो सकता है। तो इस हिसाब से एक ये भ्रम करने वाली स्थिति पैदा हो सकती है कि मान लीजिए मैं किसी दूसरे स्थान पे जाऊँगा, तब मेरे को वो पौधा चाहिए, तो मैं अपनी लैंग्वेज में उसको बताऊँगा कि मेरे को तो आंकड़ा चाहिए या फिर आँख चाहिए। हो सकता है वहाँ पे वो लोग समझ ही नहीं पाए, तो इससे थोड़ी भ्रमात्मक स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। बिल्कुल पैदा होगी, क्योंकि अपन एक
पर्टिकुलर जीव के बारे में डिफाइन नहीं कर सकेंगे। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति यानी कि नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी कि जो भी जीव होता है उसका एक नाम होता है जिससे वह पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है। स्पष्टतः नाम पद्धति तब संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है और इसे पहचानना कहते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन। जब हमें पता होगा कि यह नाम किस जीव का है तब अपन उसको पहचान पाएंगे। अगर अपने को पता ही नहीं होगा तो अपन उसको पहचान थोड़ी ना पाएंगे। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई, यानी प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि आईसीबीएन में दिया गया। तथा आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वैज्ञानिक विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि आईसीजेडएन बनाया। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें, ये इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती हैं कि पौधों के लिए कौन सी है और प्राणियों के लिए कौन सी, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। ठीक है, तो इनको याद रखना आप अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी होती है कि प्रत्येक जीव का नाम एक ही रहे। बिल्कुल, तभी तो दिया गया है। नहीं पता चले वैज्ञानिक नाम का पालन नहीं हो तो फिर मतलब क्या रहे। यानी कि जो भी पूरे विश्व में एक जीव है उसका एक ही नाम हो, सब उसको उसी नाम से जाने जाए, ये गारंटी होती है। ठीक है। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोगों का एक ही नाम बता सके। यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। बिल्कुल, तभी तो ये काम कारगर होगा या सही होगा। नेक्स्ट देखिए, जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम, जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति, यानी कि नाम के दो घटक होते हैं। पहला होता है वंश का नाम, दूसरा होता है उसकी जाति संकेत पद यानी कि स्पेसिफिक एपिथेलेट। द्विनामकरण पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। आओ नेक्स्ट देखिए, आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा ये किसका नाम है, वंश का नाम है, ये याद रखना। जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। तो पहला इसमें जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ये इसका पहला रूल है, याद रखना, पूछा जा सकता है। दूसरा रूल है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश का होता है, दूसरा जाति संकेत पद का होता है। अभी अपन ने देखा ही था, तभी तो इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। तीसरा देखिए, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को हाथ से लिखोगे नाम को, ठीक है, तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखा जाना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। याद रखिए, जब भी आपको कोई भी वैज्ञानिक नाम आ जाए, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाए कि पूछे इनमें से कौन सा सही है, तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना। एक तो क्या हो कि जो पहला अक्षर हो उनका बड़ा हो वंश का, दूसरा जाति संकेत पद का छोटा हो, एक उनको अंडरलाइन होना चाहिए, या फिर अगर वो छपा हुआ है तो वो अंडरलाइन नहीं होगा। और वैज्ञानिक का नाम लास्ट में संक्षिप्त यानी छोटे वर्डों में लिखा जाएगा, छोटा सा लिखा जाएगा। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद जो छोटे अक्षर जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। जैसे मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये इंग्लिश में लिखा जाता है, यहाँ पे हिंदी में लिखा, याद रखना। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए, यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव, सही बात, आप सभी को अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अपन ने क्या देख लिया, पहचान देख ली, उसके बाद में नामकरण देख लिया, और जो तीसरा बच गया वो क्या बच गया,
वर्गीकरण बच गया। ठीक है, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ये ही क्या है, किसी भी टेक्सोनोमी के 3 आते हैं। इसमें फाइलोजेनी भी जोड़ा जाता है, बाद में 2-3 और पॉइंट जोड़े जाते हैं। मेन तो यही है, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। इनको इसी क्रम में याद रखना है, पहला पहचान, दूसरा नामकरण और तीसरा होता है वर्गीकरण। ठीक है, आगे देखिए, वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे गुण आते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आप मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखते होंगे, न कि बिल्ली को। बिल्कुल सही बात है ये तो। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचे तो आपको पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा करें। यानी अगर आपको मैं कोई ऐसा नाम दे दूँ जिसके बारे में आपने कभी देखा ही नहीं हो, सुना ही नहीं हो, तब आपके मस्तिष्क में उसकी इमेज कभी नहीं आ पाएगी। यानी कि ये ऐसे कुछ नाम हैं जिनको देखते ही आपको उस जीव की कल्पना आ सकती है। अब एल्सेशियन क्या है, ये भी कुत्ते की एक किस्म ही है, लेकिन आपको पता नहीं था तो दिमाग में उसका आपको एक इमेज भी नहीं क्रिएट हुई। ठीक है, ये वही कहना चाह रहा है। इसी प्रकार मान लो हम स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इस प्रकार पौधे में यदि गेहूं के विषय में सोचे तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, स्तनधारी, चावल, पौधे, जंतु सुविधाजनक वर्ग है। इनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। इनको आप टैक्सा बोल सकते हो, टैक्सा ग्रुप, टैक्सोन। ठीक है, यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी क्या होते हैं? प्राणी ही होते हैं। इसलिए प्राणी, स्तनधारी, कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। जिसका जिस टैक्सा से गुण मिलता है उनको उसमें आप वर्गीकृत कर सकते हो। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक, और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान यानी कि अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण के आधार हैं। इसमें ये भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्गीकरण कोई नई नहीं है, इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, जो बनेगा वो बता दूंगा। एक तो आपका ये जो ICBN के जो नाम, वैज्ञानिक नाम है, इनको याद रखना। इस चैप्टर में जितने भी नाम है सबका नाम याद रखना आपको। ठीक है, और वो नियम्स हैं वो। वर्गीकरण कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उसके लिए अधिक उपयोगी। सही बात है, जो अपने उपयोग में आएगा अपन उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा खोजने की प्रवृत्ति होती है, खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों में वर्गीकरण का आधा उपयोग पर आधारित है, यानी कौन उसके लिए उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है, उसी के आधार पर उसने चीज़ों को डिवाइड कर रखा था। ठीक है, काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमेटिक्स कहते हैं। एक तो होता है टैक्सोनॉमी, एक होता है सिस्टमेटिक्स। टैक्सोनॉमी से सिस्टमेटिक निकल के आता है, इसको ऐसे याद रखना। मैंने ये T से S जोड़ रखा है। तो सिस्टमेटिक इज ए रिलेटिव ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी की ही ब्रांच है। ठीक है, सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर, याद रखना, चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा जाता है। पॉइंट बी नोटेड, इसको याद रखना, विकासीय संबंध इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी को भी ध्यान में रखा जाता है। ये इसको देखिए, ये किसी भी काम का पैरा नहीं है, आप इसको काट सकते हो, लेकिन एक बार रीडिंग मार लेते हैं, चूंकि अपन रैपिड रिविजन करें तो छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबको पढ़ेंगे। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, यानी कि एक स्टेप नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, यानी बहुत सारे स्टेप्स होती हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि समवर्ग समस्त वर्ग की
व्यवस्था है, इसलिए वर्ग की संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम यानी कि हायरार्की एक सिस्टम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग या टैक्सोन कहते हैं। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कीट जीवों में एक वर्ग को दिखाता है, यानी कि कीट को आप एक वर्ग मान सकते हो, जिसमें एक समान गुण वाले गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपात टांगे होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य गुण स्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है, यानी कि जितने भी हैं वो वर्गीकरण के एक स्टेप को बताते हैं। ये वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारीय समूहन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभी ज्ञात जीवों के वर्ग के अध्ययन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सामान्य वर्ग जैसे जगत, इसको बोलते हैं आप किंगडम। संघ फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए होता है। डिवीजन फाइलम होता है जंतुओं के लिए। वर्ग यानी कि क्लास, गण यानी कि ऑर्डर, कुल यानी कि फैमिली, वंश यानी कि जीनस और जाति यानी कि स्पीसीज। इसको याद रखना है, क्रम से याद रखना है। कोई स्टेप आपसे पूछ सकता है कि कौन सी मिसिंग है। ये टोटल 7 होती हैं वर्ग की श्रेणियाँ। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक होती है। किड्स, पुट्स, कैट, ऑन, फायर, गैस, स्टोप। देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इससे याद रखना आप। ठीक है, स्पीसीज का विकास हुआ। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता एक व्यष्टि की होती है, यानी कि एक जीव की होती है, अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों अथवा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। बेसिक लेवल पर आप किसके आधार पर उनको सेपरेट करते हो? मॉर्फोलॉजी के आधार पर, यानी कि वो अलग दिखता है, ये अलग दिखता है। ठीक है, यही आधार होता है। और सबसे पहले वर्गीकरण के लिए आवश्यकता क्या होती है? एक व्यष्टि की, एक जीव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, अपन ये जो 7 वर्ग की श्रेणियाँ पढ़ रहे हैं, इनको अपन एक एक को पढ़ें। आई होप इंग्लिश मीडियम के बच्चों और हिंदी मीडियम के बच्चों दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिल जाए और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपको